नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं सीडीपीओ बीपीएससी टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 का हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा उसका सॉल्यूशन किया है। तो अगर अभी टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो टेस्ट नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जा करके आप उसे ज़रूर विजिट करें। यह जो टेस्ट है वह आपका 16 सितंबर को हुआ था पटना में यूरिटेरिया टीम द्वारा। तो उसका हम आप लोग को आज इसमें पूरा सॉल्यूशन देंगे फ्रेंड। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको इस सीरीज़ का पूरा सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कराएंगे। 10 टेस्ट यूरिटेरिया द्वारा कराया जा रहा है। हम आपको 10 टेस्ट का सॉल्यूशन देंगे। हालांकि यह जो मेरे पास पीडीएफ था वह कल ही आ गया था, लेकिन कल आपको पता है विश्वकर्मा पूजा था और रेलवे में विश्वकर्मा पूजा का काफ़ी महत्व होता है, तो मैं उसी पूजा में व्यस्त था फ्रेंड। इस चलते आपको ये वीडियो है वह एक दिन लेट मिल रहा है। तो कोई नहीं, हम इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और पूरे विस्तार से हम देखेंगे कि आखिर यह टेस्ट कैसा था, और पूरा आपको विस्तार से इसमें आंसर बताया जाएगा। तो वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिएगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। साथ में यह 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ में फ्रेंड, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी अभी आप लोग के लिए कुछ नई कर रही है, और उसमें इन्होंने क्या किया है कि विजय बीपीएससी से आपका एक कोर्स चलाया है। 8 महीने का यह कोर्स है फ्रेंड। हिंदी माध्यम में आपको यह कोर्स मिल जाएगा। हालांकि यह कोर्स आपको इंग्लिश माध्यम में भी मिल जाएगा। 15 सितंबर से यह कोर्स शुरू हो रही है और 30 अप्रैल तक यह कोर्स चलाई जाएगी, जिसमें आप लोग को प्री और मेंस दोनों का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। साथ में आपको इसमें सबसे जो मुझे बेनिफिट्स लगा वह यह लगा कि इसमें आपको आंसर राइटिंग का भी सुविधा दिया गया है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप अनअकैडमी को बता सकते हैं, उसका आपको 10 मिनट के अंदर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यह काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, तो आप चाहें तो इसको जा करके एक बार विजिट कर सकते हैं। साथ में अगर बात करें फ्रेंड, तो अभी अनअकैडमी है वह 67वीं बीपीएससी के लिए टारगेट क्रैश कोर्स चला रही है 17 सितंबर से। और यह कोर्स जो आपकी रहेगी वह 3 महीने की रहेगी। माध्यम आपका अंग्रेजी रहेगा, साथ में इसका माध्यम हिंदी भी रहेगा। तो अगर आप जा करके 67वीं बीपीएससी के लिए प्री के लिए कोई ऑनलाइन माध्यम चाह रहे हैं तो आप जा करके अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का स्पेशल क्लासेस भी आता है। स्पेशल क्लासेस को आप हमारे रेफरल कोड द्वारा बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा कोड कन्हैया 10 को यूज़ करना होगा। जैसे ही आप कन्हैया 10 को यूज़ करेंगे आपको 10% के डिस्काउंट मिलेगा किसी भी पैड कोर्सेज पे। साथ में आप स्पेशल क्लासेस को इस कोड द्वारा बिल्कुल फ्री में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं यह कहूँगा कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इस कोड को अप्लाई करिएगा स्पेशल क्लासेस के लिए। जब आपको स्पेशल क्लासेस पसंद आए और आपको लगेगा कि नहीं हमें अनअकैडमी को पैसे देने चाहिए पैड कोर्स के लिए, तो आप पैसे दे करके ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस के लिए आप हमारा कन्हैया 10 जरूर कोड यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इसी कोड द्वारा और आपका स्पेशल क्लासेस ओपन होगा। तो चलिए अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चला है, और यह जो धौलावीरा है वह गुजरात में है। वहीं पर हम अगर लोथल की बात करें तो लोथल एक के बंदरगाह नगर था, और यह जो स्थित है वह फ्रेंड है वह भी गुजरात में ही है। कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा है वह राजस्थान में स्थित है। और इसका अगर कालीबंगा नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ हैं वह बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई थी, तो इसके कारण इसका नाम है वह कालीबंगा पड़ा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद त्रय या त्रय कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह अथर्ववेद होता है। अथर्ववेद को छोड़ा करके हम 3 वेद को वेद त्रय में सम्मिलित करते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, 3 वेद को वेद त्रय के रूप में जाना जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इनमें से कुल कितने महाजनपद बिहार में थे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 3 महाजनपद। और अगर हम बात करें महाजनपदों की सूची हमें 2 जगह से प्राप्त होती है। अगर जैन धर्म की अगर ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। और अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो हम अंगुत्र निकाय से, बौद्ध धर्म के अंगुत्र निकाय से हमें महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि वह कौन कौन से महाजनपद थे, तो विजी,
मगध और अंग 3 बिहार के महाजनपद थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के हृदय परिवर्तन एवं काली युग का वर्णन किस शिलालेख में है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 13वें शिलालेख में। और आपको पता होगा 13वें शिलालेख के बाद यानी कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है फ्रेंड, भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? उत्तर हो जाएगा नानाघाट अभिलेख। भूमिदान प्रथा की जो शुरुआत है वह आंध्र सातवाहन शासकों द्वारा की गई थी। उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को एवं साधु संतों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की थी। सबसे अधिक जो भूमि दान दिए गए फ्रेंड वह गुप्त काल में दिए गए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। और आपको पता है तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। उसके बाद जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। 1192 में वह द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का। तो नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत काल का राजधानी बनाया? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से पहले जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी वह दिल्ली न होकर के लाहौर थी। ऐबक इसका संस्थापक था। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें जितने भी अधिकारी हैं फ्रेंड वह सभी है और सभी के सभी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को काफ़ी दृढ़ता से लागू किया था और इन्होंने यह लागू किया था कि अगर कोई व्यापारी कम तौल देता है तो उसके कम तौल के बराबर उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी दृढ़ता से बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। और यहाँ पे दीवाने रियासत, सायाना मंडी, वरीद एवं मुनहानियान ये सभी हैं वह बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा जियाउद्दीन बरीनी। जियाउद्दीन बरीनी के अनुसार मुबारक जो खिलजी था वह कभी कभी अपने दरबार में नंगे होकर चला आ जाता था। और इसको मुबारक खिलजी के बारे में कहा जाता है फ्रेंड कि इसको नग्न औरतें एवं नग्न पुरुष का संगत पसंद था। और यह जो शासक बना था वह अलाउद्दीन खिलजी के बाद बना था और इसी के काल से खिलजी वंश का पतन आरंभ हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनी ईयर्स की संज्ञा किसने दी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ द मैनी ईयर्स की संज्ञा प्रदान की थी फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मंजली से खलवत के रूप में जाना जाता था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, 1763 से 1800 ईस्वी तक चलने वाले सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया था? तो इसका जो नाम था फ्रेंड वह दिया था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। सन्यासी विद्रोह को सन्यासी विद्रोह नाम दिया गया था फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण जनजाति ने विद्रोह किया था। तो मरियाह सबसे पहले समझते हैं कि मरियाह प्रथा क्या होती थी। तो मरियाह प्रथा के अंतर्गत यह होता था फ्रेंड कि इसमें नर बलि की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि यह अपने देवी देवताओं को सामने एक नर की बलि देते थे। और इसके कारण जो जाति विद्रोह किया था वह था खोड़ जनजाति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग के विरोध में अपनी गोली का शिकार किसे बनाया था? तो ये दो व्यक्ति थे, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हारसून। इन्होंने अपने गोली से अपना शिकार बनाया था और सबसे पहले इन्हीं दो लोगों का इन्होंने हत्या किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति का औपचारिक शुरुआत कब से हुआ? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति का औपचारिक रूप से शुरुआत हो गया था फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के क्रांति में
भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो जो सर्वाधिक संख्या थी फ्रेंड वह थी अवध से। और आपको पता है अवध से संख्या इसलिए अधिक थी क्योंकि कुछ समय पहले ही अवध के शासन को हड़पा गया था, तो इससे वहाँ के जो मुख्य रूप से जो निवासी थे वह काफ़ी नाराज थे, इसलिए सबसे जो बढ़ चढ़ के भाग लिया था वह अवध ने ही 1857 के क्रांति में भाग लिया था फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो यह मृत्यु हुई थी वह हुई थी ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। और यह इनका मृत्यु का जो कारण था वह यह था कि मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त थे और मेनिंजाइटिस रोग के कारण ही इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो यह जो कहे थे वह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो यह जो सिद्धांत था मुख्य रूप से शिक्षा के संबंधित था और इसकी जो संस्तुति थी वह लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था और इसके जो प्रकाशक थे वह J.A. हिक्की थे और इन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन सन 1780 में किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सन 1904 में द इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, किस संस्था ने सन प्रथम 1857 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका जो मांग किया था वह पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करके भारत के लोगों के लिए एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं में उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार समझाएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 3, 2, 4, 1। सबसे पहले जो गठन हुआ था वह बॉम्बे एसोसिएशन का हुआ था, उसके बाद मद्रास महाजनपद का हुआ था, उसके बाद इंडिया एसोसिएशन का, उसके बाद इंडियन लीग का गठन हुआ था फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो स्थापना यानी कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह जो अधिवेशन हुआ था वह बम्बई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह बहरुद्दीन तबैजी थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। हालांकि 1907 में ऐसी संभावना थी कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन गर्मपंथी नेता नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लाल बाल पाल तो ये तीनों गर्मपंथी नेता ही हैं, साथ में अरविंद घोष को भी गर्मपंथी नेता में ही रखा जाता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, निम्न में कौन गर्मपंथी नेता नहीं है? सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसने मैजीनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ द मैन का उर्दू में अनुवाद किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ बनाई गई थी? तो आपको पता होगा गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदवाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में इसकी मुख्यालय थी और इसकी जो स्थापना की गई थी वह लाला हरदयाल द्वारा की गई थी फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में
किसने महात्मा गांधी को समाधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित नहीं करें? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को मना किया था कि वह कट्टरपंथी को समर्थन न दे। हालांकि कालांतर में मोहम्मद अली जिन्ना ही हैं वह कट्टरपंथ के समर्थन बन गए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, किस आंदोलन का एक सर्वाधिक प्रिय नारा था हिंदू मुस्लिम की जय? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मुसलमानों और हिंदुओं की एकता देखने को मिलती है और इसी आंदोलन में हिंदू और मुसलमान की जय नामक एक नारा का दिया गया था फ्रेंड। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर किया गया था? तो आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1930 में डांडी से इसका शुरुआत किया गया था और यह जो था वह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो डांडी में जब नमक कानून का इन्होंने तोड़ा तो वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो जाता है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी एवं यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। इनमें से किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिव्यगंत हो जाएंगे। यानी कि या तो हम आज़ाद कर लेंगे या तो हम मौत को प्राप्ति करेंगे, यानी कि करो या मरो। और करो या मरो है वह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है और यह 6 अगस्त 1942 को यह शुरू किया गया था फ्रेंड। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा इंडिका। इंडिका है वह मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था और आपको पता है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो लगभग 5 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी रहे थे। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। यह किसके राजदूत थे? तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में ही बिहार पर प्रथम बार आक्रमण किया गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा टर्वेनियर। टर्वेनियर ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड भूपेंद्र नाथ दत्त ने भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला है, किसके नेतृत्व में बिहार में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है। तो लद्दाख की सीमा चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों का स्पर्श करती है फ्रेंड, इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट है, भारत का निम्न में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो अगर 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य की बात करें तो वह त्रिपुरा राज्य हो जाएगा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत लगभग अगर भारत को देखें तो वह बीच से यह गुजरती है और लगभग उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को यह बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए विंध्य पर्वत को भारत का प्राकृतिक विभाजक के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग
बनिहाल दर्रा में स्थित है। जहां से निम्न में कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? तो यहाँ से जो सड़क मार्ग गुजरता है वह जम्मू से श्रीनगर के लिए जो सड़क मार्ग गुजरता है वह जवाहर सुरंग के बनिहाल दर्रा से होकर के गुजरता है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो यह हिमालय के बृहद हिमालय में स्थित है और लगभग जितनी ऊंची श्रेणियां हैं वह सभी है वह बृहद हिमालय में ही स्थित है। जैसे K2, कंचनजंगा, ये सारे जो श्रेणियां हैं ऊंची ऊंची श्रेणियां, लगभग ऊंची श्रेणियां, प्रत्येक ऊंची श्रेणियां आपको बृहद हिमालय में ही देखने को मिलेगी। तो अगला है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह जो सहायक नदी है फ्रेंड वह हो जाएगी झेलम की सहायक नदी है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो भारत में सबसे अगर अधिक विस्तार की बात करें तो सबसे आपका अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी है वह दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड, खादर एवं बांगर। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा चीन। चीन सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का। अगर भारत की बात करें तो भारत है वह दूसरा स्थान पे है, तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया और चौथे स्थान पे बांग्लादेश का स्थान आता है फ्रेंड। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य में किग्रा प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे अधिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है 1 हेक्टेयर में। अगर हम बात करें तो लगभग 247 kg उर्वरक का प्रयोग हम लोग 1 हेक्टेयर में करते हैं और यह है वह पूरे भारत में सबसे अधिक है। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले तेलंगाना का स्थान था, लेकिन अभी बिहार है वह प्रथम स्थान पे आ गया है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, एंथ्रासाइट कोयले भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो एंथ्रासाइट कोयला है वह आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और यह सबसे उच्च गुणवत्तापूर्ण कोयला होता है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में किस जिले में सर्वाधिक वनावरण है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा भभुआ। भभुआ में बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह और इसको कलकत्ता बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये जो तीनों बंदरगाह हैं जैसे न्यू मंगलौर बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह एवं कोचीन बंदरगाह, यह आपको पश्चिमी तट पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियों में निम्न में कौन सा जनजाति निवास करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा टोडा जनजाति। और नीलगिरी की अगर बात करें तो नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी तट के मिलन स्थल पर स्थित है। हालांकि आपको कभी कभी आपके मन में ऐसा भी लगता होगा कि अगर यह पूर्वी तट और पश्चिमी तट के मिलन स्थल पर स्थित है तो यह सबसे दक्षिणी पहाड़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, यह सबसे दक्षिणी पठार नहीं है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, सुपरनोवा के नाभिक में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा कार्बन एवं लोहा का। कार्बन एवं लोहा का सुपरनोवा के नाभिक में सबसे अधिक प्रधानता होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन खगोलीय दूरी का मापने का सबसे बड़ी इकाई है? तो खगोलीय दूरी मापने का सबसे जो बड़ा इकाई होता है वह पारासेक होता है। अगर एक पारासेक में अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी यह देखा जाए तो 3.25 गुना लगभग प्रकाश वर्ष से बड़ा है। और अगर इसकी हम मीटर में लंबाई देखना चाहें तो 3.06 गुने 10⁻16 मीटर होता है। अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें फ्रेंड तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का एक वर्ष में लाइट द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और इसका अगर मीटर में देखें तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर इसका होता है। खगोलीय एकक की अगर बात करें तो खगोलीय एकक पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच के दूरी को खगोलीय एकक के रूप में जानते हैं और यह जो होता है लगभग 14,99,00,000 के बराबर होता है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उतली गोरार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उतली गोरार्ध में जो होता है सबसे बड़ा दिन वह 21 जून को होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगर हम यहीं पर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है?
तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा चीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दो समस्थानिक हैं, एक तो है फास्फोरस P32 एवं कोबाल्ट 60, दोनों का उपयोग हम लोग रक्त कैंसर में करते हैं। तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए, CO2 चाहिए ही चाहिए, जल चाहिए ही चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है सूची में मिलान करने के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है अनुसंधान केंद्र और कहाँ पर है उसका मिलान करना है। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान जो है वह है जोरहट में, और इसके अनुसार से अगर हम मिलान करें तो एक का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 2 हो जाएगा, सी का आपका ए हो जाएगा और डी का आपका 4 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम मिलान करें तो आप इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको मिलान कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए सॉरी फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, सही उत्तर हो जाएगा प्लीस्टोसीन काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, टर्शियरी प्रकार की चट्टानें बिहार में कहाँ पाई जाती है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक कम लिंगानुपात है। यहाँ पे कम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे जो कम लिंगानुपात है वह मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है, और अगर सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज में आपका सबसे अधिक लिंगानुपात है। इसलिए जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन से राज्य हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब। यह सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद सिक्किम में और उसके बाद पंजाब में है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात भी लाभान्वित होता है, मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होता है, महाराष्ट्र भी लाभान्वित होता है और राजस्थान भी लाभान्वित होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है, अनवरत योजना की समय अवधि निर्धारित की गई थी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 1978 से 1983। इसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में निम्न में कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा विदेश से प्राप्त उपहार को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 को आपको मिलान करना है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा निकी, जापान की कंपनी है। उसी प्रकार से अगर हम मिलान करना चाहें तो मैड मैक्स है वह न्यूयॉर्क की कंपनी है, और DWO जोन्स है वह जर्मनी की कंपनी है, और FTAC है वह लंदन की कंपनी है फ्रेंड। तो इसको आप एक बार इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। इस अनुसार से जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति में निम्न में किस अवधि के लिए लागू की गई है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 1921 से 1926, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन विश्व निवेश रिपोर्ट को जारी करता है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात CR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है। तो इसका तात्पर्य यह होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम धन होगा।
यानी CR जब बढ़ा देगा तो बैंक को RBI के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन रखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसके पास जो पैसा था उसमें से एक मोटा हिस्सा उसको CR के रूप में अब ज़्यादा रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक के पास, तो उसके पास धन देने के लिए, ऋण देने के लिए कम पैसा बचेगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदार को हानि होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदार को लाभ होता है, मुद्रास्फीति के वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित कर जाता है। यानी मुद्रा की आपूर्ति को अगर हम वृद्धि पर अगर नियंत्रण कर लें तो मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर है वह तीनों के तीनों सही है, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मार्केट में मुद्रा की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसमें पैसा का वैल्यू कम हो जाता है। तो मुद्रास्फीति में देनदार को हानि इसलिए होता है कि मान लीजिए अगर उसने 10 रुपया दिया तो उस समय उसका वैल्यू 10 रुपया था, लेकिन उसको 10 रुपये जब प्राप्त हो रहे हैं तब उसका वैल्यू 9 रुपया ही है, यानी कि उसने 10 रुपये मूल्य को दिया और उसको प्राप्त हो रहा है 9 रुपया। तो इसमें देनदार को हानि हो जाता है और लेनदार को यहाँ पर लाभ हो जाता है, और इसको रोकने के लिए यह उपाय है कि आप मार्केट में मुद्रा को कम करें। तो यहाँ पर तीनों है कथन वह सही हो जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह यह है, राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से कौन शामिल नहीं किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय को राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से शामिल नहीं किया जाता है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कोविड के बाद वित्त आयोग। और आपको पता होगा कि 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह MKC हैं इसके अध्यक्ष, और अगर 14वें वित्त आयोग की अगर बात करें तो YB रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से फसल और अग्रणी उत्पादक राज्यों का कौन सा समूह है वह गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मक्का उत्पादन में कर्नाटक, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा कपास उत्पादन में महाराष्ट्र, क्योंकि कपास उत्पादन में महाराष्ट्र नहीं है बल्कि इसके जगह गुजरात हो जाएगा। बाकी सारे सही सम्मिलित हैं फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा देश करता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा चीन। चीन की अगर बात करें तो चीन के बाद भारत का स्थान है, चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे चीन है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि क्या है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2020 से लेकर के 2022 तक। अक्टूबर 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और यह योजना 2022 तक चलेगी फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टेरी और सेल द्वारा मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ऊर्जा प्रणालियों में शून्य ऊर्जा उत्सर्जन को कब प्राप्त कर लेगा। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 2050 तक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना अगला है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान योजना निधि की घोषणा कब की गई थी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड फरवरी 2019 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि सरकार अपने घाटे की आपूर्ति के लिए RBI से कर्ज के रूप में धन लेती है तो उस घाटे को क्या कहते हैं। उस घाटे को राजस्वी घाटा कहते हैं, और यह तब होता है जब सरकार आय से अधिक खर्च करती है तो उसको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता है। तो उसी लोन को जब वह RBI से लेती है तो उसको राजस्वीय घाटा कहा जाता है, यानी कि जब हमारा व्यय आय से अधिक हो जाए तब हम उसे राजस्वीय घाटा के रूप में जानते हैं, उसके अंतर को। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत परिषद पद को समाप्त कर दिया गया था फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर नागालैंड यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना जो की शुरुआत होती है वह यह होती है हम भारत के लोगों से, यानी कि इससे यह पता चलता है कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वह भारत के लोगों में ही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण तथा राज्यों के क्षेत्र एवं सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह अनुच्छेद 3। अनुच्छेद के 3 के तहत संसद किसी राज्य का नाम, उसके क्षेत्र तथा उसके निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय के व्याख्या द्वारा उसे मान्यता प्राप्त कर दी गई? तो प्रेस का स्वतंत्रता आपको पता है अनुच्छेद 19 के क में हमें बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, और इसी अनुच्छेद का जब सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या किया तो उसने बताया कि इस अधिकार के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता में भी कोई व्यक्ति अपनी ही बात को रखता है, तो यानी कि यह भी उसकी बोलने के अधिकार ही है। तो प्रेस की स्वतंत्रता को न्यायालय ने जब व्याख्या किया तो यह अधिकार मौलिक अधिकार में जुड़ गया फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सदस्य। अगर लोकसभा के विशेषाधिकार समिति की बात करें तो लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं फ्रेंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल समाप्ति के कितने उपरांत तक प्रभावी रहता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 महीने तक प्रभावी रहता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सी संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एकल संविधान। संघीय संविधान में यह होता है कि केंद्र और राज्य नामक 2 शक्तियां होती हैं, तो इसमें एकल संविधान की व्यवस्था नहीं होती है बल्कि दोहरी संविधान की व्यवस्था होती है, एक केंद्र के लिए और दूसरी राज्य के लिए। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की गठन किया गया था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 79वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है? तो यहाँ पर जो बात की गई है वह उच्च न्यायालय की बात की गई है। तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करते हैं वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय में यह अधिकार संसद को प्राप्त है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में संसद की वह समिति जिसके अध्यक्ष समानता विपक्षी दल से होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा विपक्षी दल से होते हैं। इसके लिए कोई कानून नहीं है बल्कि यह परंपरा बनी है, और यह परंपरा सन 1967 से बनाई गई है फ्रेंड। सन 1967 से हमेशा प्राक्कलन लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल से ही होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि निम्न में से किसके नियंत्रण में रखा जाता है? तो आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में वर्णन किया गया है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पास निम्न में से किसी मामले में संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुनाव के उपरांत अगर किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने के कारण किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य ना होते भर में संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है, किसी मुद्दे पर अपना राय रख सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है हाल में ही ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा इब्राहिम
रईसी को ईरान का नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचांक 2020-21 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का सबसे निचला स्थान है, यानी कि यह नीचे से पहले स्थान पर है सतत विकास लक्ष्य में, और जो पहले स्थान पर है वह केरल इसमें पहले स्थान पर है और बिहार इसमें अंतिम स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीचे से पहला। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बजट 2021-22 में निम्न में से क्या थीम था? तो बजट 2021-22 का जो थीम था वह था आत्मनिर्भर भारत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मिशन भारत O2 चैलेंज अभियान निम्न में से किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, IIT कानपुर द्वारा O2 चैलेंज अभियान चलाया जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय निम्न में से किस देश द्वारा लिया गया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा जापान। जापान ने वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यंग टैब योजना निम्न में से किस केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह योजना है वह लद्दाख द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अनुसार युवाओं को इन्होंने टैबलेट देने का निर्णय लिया है फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत में फीफा अंडर 2017 का आयोजन 2022 में किया जाएगा फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी निम्न में से कहां विकसित करने की घोषणा की गई है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कोवाड़ीडीहा, गुजरात में यह विकसित करने की घोषणा की गई है फ्रेंड। और आप लोगों से एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आप लोग अपना नीचे जरूर अपना नंबर है वह कमेंट जरूर कर दें, ताकि लोगों को पता चल सके कि वह कितना स्कोर कर रहे हैं और वह लोगों से कितना आगे या पीछे हैं। और एक चीज़ बात, अगर आपके पास यह PDF आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी इसको शेयर कर सकते हैं, या हमारे जीमेल ID kk492362@gmail.com पर भी आप इसे चाहे तो शेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा इसका इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाल में ही बिम्स्टेक की 17वें मंत्रिपरिषद की वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई थी फ्रेंड? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस नगर निगम द्वारा भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला है हाल में ही भारत तथा यूरोपीय संघ की नौसेनाओं ने पहली बार निम्न में से कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अदन की खाड़ी में भारत एवं यूरोपीय संघ की नौसेनाओं ने पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को वैधानिक मुद्रा की दर्जा दे दी है, यानी कि अब इस देश में कानूनी रूप से बिटकॉइन को किसी भी सामान के खरीदने या बेचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल में ही भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह मैत्री सेतु पुल निम्न में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा तीस्ता की सहायक नदी लांगचू पर। इस नदी द्वारा त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ा जा रहा है फ्रेंड, और ये इसकी जो लंबाई है वह लगभग 157 मीटर के अराउंड है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल में ही जारी की गई आंकड़े के अनुसार 2020-21 में भारत निम्न में से किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है फ्रेंड वह सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं फ्रेंड।
तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-20 में कोविड टीका 19 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 35,000 करोड़ कोविड-19 के टीके के लिए आवंटित किया गया। अगला प्रश्न है, एशिया मिनी वेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक का अवार्ड किसे मिला? तो कोटक महिंद्रा बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक का अवार्ड मिला है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है? तो 24.8% अक्षय ऊर्जा का योगदान है। अगर हम बात करें कोयले ऊर्जा का तो 61% से प्लस कोयले ऊर्जा उत्पादन में योगदान है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, पूछ रहा है वर्तमान में बैंक दर क्या है? तो वर्तमान में अगर बैंक दर की बात करें तो 4.25% बैंक दर है, लेकिन यह हमेशा चेंज होता है, तो आपको इस पर नज़र बनाकर रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो काफ़ी खराब है। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड का स्थान आता है फ्रेंड। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह रामचंद्र गुहा की रचना है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण के संचित भंडारों में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका जो स्थान है वह चौथा स्थान है, यानी कि सोने के भंडारण में बिहार राज्य पूरे भारत में चौथे स्थान पर आता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % है? तो यह लगभग 2% के अनुसार इसका सकल घरेलू उत्पाद राजकोषीय घाटा 2% है, और यह जो रहना चाहिए वह हमेशा 3% से कम रहना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य द्वारा बिहार का 18वां नगर निगम बनाने की घोषणा किसको की गई? यानी कि वह 18वां नगर निगम होगा सीतामढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना निम्न में से किस जिले में प्रस्तावित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा गोपालगंज में इथेनॉल यूनिट बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद के तहत लीची उत्पादन के लिए निम्न में से किस जिले का चयन किया गया है जहां पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह लीची के लिए प्रोसेसिंग यूनिट मुजफ्फरपुर में भी, पूर्वी चंपारण में भी और सीतामढ़ी, यह तीनों जगह पर लगाई जानी है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्न में से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा दरभंगा एवं सुपौल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में ट्रांसजेंडरों की गरिमा गृह का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पटना में ट्रांसजेंडरों के लिए एक गरिमा गृह का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाएं का नियंत्रित किया जाता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का खोज मैक्सवेल ने किया था, यह बिल्कुल सही है। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का खोज आइंस्टीन ने किया था, यह भी बिल्कुल सही है। क्रिश्चियन सिद्धांत का खोज एस चंद्रशेखर ने किया था, यह भी बिल्कुल सही है। क्वांटम सिद्धांत का डाल्टन दिया हुआ है, जबकि यह सही नहीं है। इसकी खोज है वह मैक्स प्लांक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि की अगर बात करें तो जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि अगर हम केवल और केवल उसको नाप सके तो हम और उसको दिशा को हम निर्धारित ना कर सके तो उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। साथ में यह ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो नहीं करता है। तो इसमें आपको इसका जवाब है वह कमेंट में आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आप जवाब है वह कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के अस्थियों में ठोस तथा कठोर बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व की जिम्मेवारी होती है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट एवं नाइट्रेट फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड।
तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्तन के बाद प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो प्रकाश का आवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। इसकी परिवर्तित होने वाली तरंगदैर्घ्य और इसका चाल है वह परिवर्तित हो जाएगा जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या उसका अपवर्तन होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिस्टिनोजन के सक्रिय ट्रिप्सन में बदलता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एरेपिसिन। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता में कमी आ जाती है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा स्कर्बिक अम्ल। स्कर्बिक अम्ल के कारण हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली एवं जनन क्षमता में कमी आ जाती है। साथ में कहीं कहीं पर आपको ई का ऑप्शन, विटामिन ई का भी आपको दिया हुआ रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु जगत के किस संघ में जीवों का सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कौन कौन से जीव आते हैं? तो मच्छर, मक्खी, ये सब आर्थ्रोपोडा समूह के ही जीव हैं फ्रेंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो नाइट्रियम इसका समस्थानिक नहीं है। पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम यह हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं। पोट्रियम को समान रूप से हम हाइड्रोजन के रूप में जानते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में कार्य करता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा एंड्रिलेनिन। एक एंजाइम नहीं बल्कि यह एक हार्मोन है। कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन एक प्रोटीन है। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम है। तो इस प्रकार से यह सभी सही रूप से सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रेबेक्स चक्र संपन्न कहाँ होती है? तो यह होती है कोशिका द्रव में फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर वह चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका गलनांक घट जाता है। आपको पता होगा जब भी हम दाब बढ़ाते हैं तो किसी भी चीज़ का गलनांक है वह कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा नापी जाती है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पर वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से किसी चीज की आर्द्रता नापा जाता है, यानी कि इससे नमी को नापा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग की जाने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्वार्ट्ज क्रिस्टल के रूप में घड़ी में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, निम्न ग्रंथि द्वारा दुग्ध स्राव हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला है, एल्फा टॉक्सिन विषायुन द्वारा मनुष्य का समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह इसका यकृत को यह प्रभावित करता है मुख्य रूप से। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग 7 के ए तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है। तो बिल्कुल सही बात है। सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वह क्लोरीन की होती है। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। तो यह भी बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पे सही दिए हुए हैं। अगला है, निम्न में कांच किसमें घोला जा सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच घोला जा सकता है और काफ़ी आसानी से कांच को इसमें घोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड।
अगला है प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होते हैं, इसमें कठोर बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। वहीं पर अगर हम बलीकरण की बात करें तो बलीकरण में इसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रोड्यूसर गैस में निम्न में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस बराबर तो CO+N2 और इसमें जो सबसे अधिक पाया जाता है वह N2 यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है फ्रेंड। अगर हम CO+H2 कर दें तो यह जलवाष्प हो जाएगा, तो इसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को कहा जाता है रमन प्रभाव के रूप में भी इसको जाना जाता है, और इसी के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई 200 वाट का बल्ब 20 घंटा जलता है तो 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का खर्च कितना होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड वह यह होता है कि पहले आपका जितना वाट आप खर्च कर रहे हैं उतना वाट कितने घंटा जल रहा है, तो 20 घंटा जल रहा है, 8 रुपये प्रति यूनिट के दर से है, तो 8 रुपये कर दीजिए और इसको आप 1000 से भागा दे दीजिए। तो इसको अगर आप दीजिएगा 1000 से भागा तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 32। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 रुपया उसका खर्च आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिलोकेविनोन निम्न में से किसका विटामिन नाम है? तो इसका आपका जो आंसर है वह आपको कमेंट में बताना है। और आज का जो मेरा वीडियो था वह थोड़ा सा बेहतर नहीं बना पाए, हमको भी ऐसा फील हो रहा है क्योंकि हम कल थोड़ा बिजी रह गए थे और आज थके हुए थे, कल विश्वकर्मा पूजा था। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। टेस्ट नंबर 3 इससे बिल्कुल और बिल्कुल बेहतर आएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके लिए ही हम मेहनत करते हैं, आपका लाइक ही है वह हमें मोटिवेट करता है। तो एक लाइक ज़रूर इस वीडियो को कीजिएगा। साथ में आपके अगर कोई दोस्त BPSC की तैयारी करते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं टेस्ट नंबर 3 में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।